आज हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री में आगे का चैप्टर, आगे के टॉपिक्स स्टडी करेंगे। हमने पिछले टर्न पर फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा था कि फ्रेगमेंटेशन किस तरीके से होते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग पीक्स हमें किस तरीके से मिलती हैं। आज हम देखेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन को इफ़ेक्ट करने वाले कारक फैक्टर्स। तो इसमें पहला फैक्टर है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, thermolabile compounds may undergo thermal decomposition in an ion source before ionization, which may occurs problem in the interpretation of mass spectra. कुछ compounds ऐसे होते हैं जो थर्मोलेबाइल होते हैं, यानी ये आयन सोर्स में आयनाइजेशन होने से पहले ही थर्मली डिकम्पोज हो जाते हैं और इनकी वजह से जो मास स्पेक्ट्रा होता है उसके इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ एल्कोहल द लॉस ऑफ वाटर मे गिव राइज टू अ पीक एट m-18 वेदर द लॉस ऑकर बिफोर और आफ्टर आयनाइजेशन, बट thermal dehydration may be enough to eliminate entirely the appearance of a molecular ion peak in the spectrum. अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं तो इस केस में हमें मॉलिकुलर आयन की जगह m-18 यानी मॉलिकुलर आयन के मॉलिकुलर मास से 18 यूनिट कम मास पर एक पीक मिलती है जो कि आयनाइजेशन से पहले मिल सकती है या आयनाइजेशन के बाद में। क्यों होती है ये? इट इज़ ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मे गिव राइज टू अ पीक। कहाँ पर? एट m-18 वेदर द लॉस ऑकर बिफोर और आफ्टर आयनाइजेशन। अब थर्मल डिहाइड्रेशन यदि होता है तो मॉलिकुलर आयन की पीक स्पेक्ट्रम में हमें नहीं मिलती है। इससे हमें जो पेरेंट आयन पीक है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। टू अवॉइड, अब इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टू अवॉइड थर्मल डिकम्पोजिशन द कंपाउंड कैन बी आयोनाइज इन ए कूल्ड आयन सोर्स। कंपाउंड को हमें कूल्ड आयन सोर्स में आयनाइज करना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए, सो दैट इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट ऑफ द एंटायर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस और द कंपाउंड में बी कन्वर्टेड इनटू ए मोर वोलेटाइल डेरिवेटिव, ताकि हम कंपाउंड को मोर वोलेटाइल डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर सकें। जैसे अल्कोहल की बात कर रहे हैं हम, तो अल्कोहल को हम मोर वोलेटाइल डेरिवेटिव ट्राई मिथाइल सेलाइल डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन को हमें अवॉइड करना पड़ेगा टू गेट ए प्रॉपर पेरेंट आयन पीक इन द स्पेक्ट्रम। सेकेंड फैक्टर इज bombardment एजेंसीज। द कंपाउंड्स आर bombarded with a beam of energetic electrons accelerated from a filament to an energy of 70 electron volt to form molecular ions which possess a excess energy of 6 electron volt of their ionization potential. कंपाउंड को हम एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की बीम से बम्बार्डमेंट करते हैं जिसकी एनर्जी यदि 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हमें मॉलिकुलर आयन या पेरेंट आयन प्राप्त होता है, प्रोड्यूस होता है, जिसकी एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़्यादा होती है। मिनिमम एनर्जी हमें कितनी चाहिए? 64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उससे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़्यादा, यानी 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से हम इसको बम्बार्ड करेंगे। अब in this high energy of electron is reduced to 20 electron volt. अगर हम इसको कम करके, रिड्यूस करके 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दें
तो क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन में थोड़ा, फ्रेगमेंटेशन का जो पैटर्न है उसमें से थोड़ा चेंज होगा और आयनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो जो हमको स्पेक्ट्रम मिलेगा वो वीक होगा, उसकी इंटेंसिटी कम होगी। There is a little change in the fragmentation pattern result in the reduce the efficiency of ionization and the spectra are weaker in intensity. If the energy is 20 electron volt less than ionization potential of a molecule, then only the most favored fragment will form. Regarding low energy spectra is thus a valuable tool for the study of bond energy. अगर एनर्जी जो है वो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो क्या होगा, केवल वही फ्रैगमेंट रिकॉर्ड होंगे जो कि मोस्ट फेवर्ड हैं, बाकी सब एलिमिनेट हो जाएंगे और लो एनर्जी का स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा जो कि वैल्यूबल टूल है हमारे लिए, क्या करने के लिए, टू स्टडी द बॉन्ड एनर्जी। किसी बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है। नाउ वी कम टू रिलेटिव रेट्स ऑफ कंप्यूटिंग फ्रेगमेंटेशन रूल्स। अगर कोई फ्रेगमेंटेशन कई तरीके से हो सकता है तो कौन सा फ्रेगमेंट मोर फेवर्ड होगा, ये हम पता कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इवन इलेक्ट्रॉन रूल। किस रूल की सहायता से, इवन इलेक्ट्रॉन रूल। क्या है इवन इलेक्ट्रॉन रूल? अकॉर्डिंग टू इवन इलेक्ट्रॉन रूल द रेडिकल्स आयंस बीइंग ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज undergo fragmentation resulting in the formation of radical ion and a neutral molecule or can be degraded to a radical and anion। क्या मतलब हुआ? इवन इलेक्ट्रॉन रूल क्या कहता है कि अगर कोई रेडिकल या आयन या ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ऑड है अंडरगो फ्रेगमेंटेशन, उसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, तो एक तो बनेगा रेडिकल आयन और दूसरा बनेगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल। वन रेडिकल आयन एंड अदर इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल, एक कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि एक रेडिकल प्रोड्यूस हो और एक एनायन प्रोड्यूस हो। देयर आर टू पॉसिबिलिटी, one is radical ion and neutral molecules are produced. Number two is radical and anion are produced. See the example, A plus or free radical, मतलब free cation having odd number of electrons will convert into another radical ion, radical cation, B plus free radical plus C. C is the neutral molecule. C is the neutral molecule, or it may convert into B plus cation and C free radical. Radical and anion. Here the relative rate constant for two competing reactions. These rate constant may depend on the excitation energy exhibited by A plus. A plus की excitation energy पे depend करेंगे rate constant, and will consequently depend upon the formation of heat of formation of all the products. और ये एक्साइटेशन एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर। जिस रिएक्शन के लिए, जिस फ्रेगमेंटेशन के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा है वो मोर फेवरेबल फ्रेगमेंटेशन होगा। दैट विल बी द मोर फेवरेबल फ्रेगमेंटेशन।
Next we come to another topic, nitrogen rule. This nitrogen rule is very very important. क्या है ये नाइट्रोजन रूल? नाइट्रोजन रूल हमें ये बताता है कि यदि किसी मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास ऑड होगा या इवन होगा, और फ्रेगमेंटेशन होने के बाद जो फ्रेगमेंट प्रोड्यूस होंगे उनका मॉलिक्यूलर मास ऑड होगा या इवन होगा। इसको हम स्टडी करते हैं नाइट्रोजन रूल की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन रूल। तो अब देखिए क्या है नाइट्रोजन रूल। नाइट्रोजन रूल स्टेट्स दैट ए मॉलिक्यूल ऑफ even numbered molecular mass must contain no nitrogen or an even number of nitrogen atoms, and odd numbered molecular mass requires an odd number of nitrogen atoms। क्या मतलब हुआ कि अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसका मास नंबर इवन है तो या तो उसमें नाइट्रोजन नहीं होगी, और यदि होगी तो नाइट्रोजन एटम्स का नंबर इवन होगा। इट मे बी 2, 4, 6 so on। और यदि कोई मॉलिक्यूल है जिसका मास नंबर ऑड है तो उसमें नाइट्रोजन के ऑड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, जैसे 1, 3, 5 so on। दिस रूल होल्ड्स फॉर ऑल कंपाउंड्स containing carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur and halogen, as well as less usual atoms like phosphorus, boron, silicon, arsenic etc। ये जो रूल है वो उन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए लागू होता है जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हेलोजन हो सकते हैं, या लेस कॉमन एटम्स जैसे फॉस्फोरस, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक भी हो सकते हैं। एन इम्पॉर्टेंट कोरोलरी ऑफ दिस रूल स्टेट्स दैट द फ्रेगमेंटेशन ऑफ ए सिंगल बॉन्ड गिव्स एन ऑड नंबर्ड आयन फ्रेगमेंट फ्रॉम एन इवन नंबर्ड मॉलिक्यूलर आयन। Similarly, an even numbered ion fragment results from odd number molecular ion. However, the fragment ion must contain all the nitrogen atoms of the molecular ion. This is very very important। समझिए, यदि सिंगल बॉन्ड का फ्रेगमेंटेशन होता है तो मॉलिक्यूलर आयन का मास नंबर अगर इवन है तो फ्रेगमेंट आयन का मास ऑड होगा, फ्रेगमेंट आयन का मास ऑड होगा। और अगर मॉलिक्यूलर आयन ऑड मास नंबर का है तो फ्रेगमेंट आयन आर ऑफ इवन मास नंबर। तो जो फ्रेगमेंट आयन है उनका मास नंबर इवन होगा, और जितने भी नाइट्रोजन एटम मॉलिक्यूलर आयन में या पेरेंट आयन में हैं वो सबके सब फ्रेगमेंट आयन में आवश्यक रूप से होंगे। दिस इज द नाइट्रोजन रूल। वंस अगेन, यदि मॉलिक्यूलर आयन या पेरेंट आयन का मास नंबर इवन है तो जो फ्रेगमेंट्स होंगे उनका मास नंबर ऑड होगा, और जितने भी नाइट्रोजन एटम्स हैं वो सबके सब फ्रेगमेंट आयन में प्रेजेंट होंगे। इसी तरीके से यदि मॉलिक्यूलर आयन या पेरेंट आयन का मास नंबर ऑड है, ऑड नंबर मॉलिक्यूलर आयन है, तो फ्रेगमेंट्स जो हैं वो कैसे होंगे? इवन नंबर होंगे। फ्रेगमेंट कैसे होंगे? इवन नंबर होंगे, और the fragment ion contain all the nitrogen atoms of a molecular ion. This is the nitrogen rule. Now we take an example.
नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2। तो इसमें क्या है कि जब हम इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराते हैं तो द सिग्नल फॉर मॉलिकुलर आयन और वी कैन से पेरेंट आयन appears at m/e 123, m/e 123, that is at odd number molecular mass। इसमें पेरेंट आयन का मॉलिकुलर मास क्या है? ऑड नंबर 123। अब इसमें केवल एक ही नाइट्रोजन है, इसलिए डेफिनेटली इसका मास जो है पेरेंट आयन का मास ऑड होगा, हमने देखा। अब जब इसका फ्रेगमेंटेशन होता है तो दो इम्पॉर्टेंट फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। टू इम्पॉर्टेंट आयन फ्रेगमेंट्स विच आर फॉर्म्ड इन द मास स्पेक्ट्रम आर कौन कौन से? वन इज NO2 पॉजिटिव एंड अदर इज NO पॉजिटिव। वी गेट ए पीक ऑफ फॉर NO2 पॉजिटिव एट m/e 46 and another peak for NO positive at m/e 30. So you can see both these fragments contain nitrogen atom and their mass number is even. That is, we can say even mass number fragment ions are produced from odd number molecular ion, odd mass number molecular ion or parent ion. Right? Now both of these ions fragment appear at even mass number. Now we consider another example, 2,4-dinitrophenol। 2,4-dinitrophenol, फिनॉल पर दो नाइट्रो ग्रुप, one at position 2 and other is at position 4. It contains 2 nitrogen atom, even number। तो इसका पेरेंट आयन या मॉलिकुलर आयन का सिग्नल कैसा होगा? इवन नंबर पे होगा। वेरी करेक्ट। इट्स सिग्नल M प्लस अपीयर्स एट m/e 184 होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम है, तो इसलिए इसका जो पेरेंट आयन है या मॉलिकुलर आयन है उसकी पीक भी इवन नंबर पर आएगी, दैट इज़ m/e 184। अब जब इसका फ्रेगमेंटेशन होता है तो द फ्रेगमेंट आयन अपीयर्स एट, एक तो आता है M प्लस माइनस H, मतलब पेरेंट आयन में से एक हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट हो जाए, तो m/e कितना? 183। दूसरा आएगा M प्लस में से एक हाइड्रोजन और एक कार्बन और एक ऑक्सीजन एलिमिनेट हो जाए, तो मास नंबर कितना रह जाएगा? 155। वी गेट अनदर पीक एट 155। तो इट्स सिग्नल फॉर फ्रेगमेंट आयन appears at 183 and 155. Both are odd. So we can see that if the molecular ion peak is at even mass number, then the fragment ion peak is at odd mass number, and both the fragment contain both the nitrogen atoms. Thus the fragment ion containing both the nitrogen atoms appear at odd mass number. This proves the validity of the nitrogen rule. Hope you understand about this nitrogen rule. It is very, very applicable in case of nitrogen containing compounds. Next, there is another small topic, high resolution mass spectroscopy, HRMS, high resolution mass spectroscopy. This is a very recent and versatile technique used to determining the molecular weight and molecular formula precisely of compounds. So we come to determination of molecular weight and molecular formula by HRMS, high resolution mass spectrometry. We know that low resolution
mass spectrometer measures m by e values to the nearest whole number mass unit. जो नॉर्मल मास स्पेक्ट्रोमीटर हैं वो नियरेस्ट होल नंबर में m by e की वैल्यू मेज़र करते हैं, जैसे 39, 42, 56 so on. But however, high resolution mass spectrometer HRMS measures m by e value to 3 or 4 decimal places, hence provide an extremely accurate method for determining molecular weights. इस टेक्निक से हमें डेसिमल के बाद 3 या 4 प्लेस तक एक्यूरेट या प्रिसाइज मॉलिक्यूलर वेट मिलते हैं. तो ये टेक्निक जो है वो एक्सट्रीमली एक्यूरेट है. HR मास स्पेक्ट्रोमीटर कैसे काम करते हैं? दे यूजेस एक्स्ट्रा स्टेजेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोकसिंग to form a very precise beam and to detect the exact masses to an accuracy of about 1 part in 40,000. Means हम जानते हैं कि जो नॉर्मल मास स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं उनमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक एनालाइज़र होते हैं बीम को फोकस करने के लिए. यहाँ क्या होता है, इसमें एक्स्ट्रा स्टेजेस होती हैं. कई सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक एनालाइज़र लगे होते हैं जो बीम को वेरी प्रिसाइजली फोकस करते हैं और 40,000 में से एक पार्ट की एक्यूरेसी से ये m by e वैल्यू को मेज़र करता है. It measures detect masses of an accuracy to about 1 part in 40,000. अब to determine the accurate molecular weight, we have to use HRMS because the actual mass of the atomic nucleides are not integers. कभी भी जो actual mass है वो इंटीगर में नहीं होता है. प्रिसाइज मास हमेशा नॉन इंटीगर या डेसिमल प्लेसेस पर होता है. इसको एक्यूरेटली डिटरमिन करने के लिए वी हैव टू यूज़ HRMS, हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री. अब नाउ वी टेक एन एग्जाम्पल. यदि हम कहें किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट 32 है तो ये ऑक्सीजन O2 भी हो सकता है, N2H4 भी हो सकता है और CH3OH भी हो सकता है. A molecule whose molecular weight is 32 could be O2, N2H4 or CH3OH. However, these molecules have the following precise masses. लेकिन यदि हम इनके प्रिसाइज मास निकालें तो किस तरीके से होंगे देखिए. O2 की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 15.9949 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो इट इज़ 31.9898. नाउ वी कम टू N2H4. नाइट्रोजन का प्रिसाइज एटॉमिक मास 14.0031 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस हाइड्रोजन का प्रिसाइज मास 1.00783 you all know into multiplied by 4. So this comes to be 32.0375. CH3OH. 1 carbon 12.0000 plus 4 hydrogen 4 into 1.00783 plus 1 oxygen. For oxygen 15.9949. This comes out to be 32.0262. अब here if we use normal mass spectra, it does not give idea about whether it is O2, whether it is N2H4 or it is CH3OH because it gives M by E for a parent ion as 32. But with the help of HRMS, we get
exact value up to 4 decimal places, and we can conclude very easily whether it is O2, whether it is N2H4 or it is CH3OH. So we can see the HRMS provides the exact molecular formula and exact molecular weight resulting exact molecular formula, but does not gives indication of the purity of the compound. ये मास या मोलिकुलर फार्मूला एग्जैक्ट बताएगा, बट इस टेक्निक से हमें प्योरिटी, कंपाउंड की प्योरिटी का ज्ञान नहीं होगा. तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? द एलिमेंटल एनालिसिस. उसके लिए हमें एलिमेंटल एनालिसिस करनी पड़ेगी. द एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स ए क्रॉस चेक ऑन द प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड and its molecular formula. तो कंपाउंड की प्योरिटी को चेक करने के लिए हमें एलिमेंटल एनालिसिस करनी पड़ेगी, लेकिन HRMS टेक्निक हमको एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट और एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला प्रोवाइड करेगी. दिस इज अबाउट हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमेट्री, HRMS. This is all about mass spectrometry. अब नेक्स्ट टर्न पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू ऑब्टेन द मास स्पेक्ट्रा ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड टू प्रिडिक्ट देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे. एंड दिस वाज द हेल्पफुल, this will be the helpful in your practical as well as theoretical examinations. In your practical examination also there is a part of mass spectra, theoretical part of mass spectra. So this is all about this unit. Thank you.